बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 1, भाषा, लिपि और व्याकरण। पहले चित्र में भाषा का मौखिक अर्थात बोलचाल का रूप है। इसके माध्यम से टेलीविजन पर बोलकर अपने भाव और विचार पे किए जा रहे हैं। परस्पर वार्तालाप भाषा का ऐसा ही रूप है। दूसरे चित्र में जो है बालक अपने विचार लिखकर प्रकट कर रहा है। प्रस्तुत पुस्तक भाषा के लिखित रूप का ही उदाहरण है। तीसरे चित्र में क्रिकेट के खेल में अंपायर खिलाड़ी के आउट हो जाने का संकेत कर रहा है। ये भाषा का सांकेतिक रूप है। कई बार संकेतों द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, परंतु सदैव संकेतों के माध्यम से अपनी बात कहीं व समझाई नहीं जा सकती। इसके लिए हमें भाषा के मौखिक व लिखित रूप का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए भाषा के सांकेतिक रूप की गणना व्याकरण में नहीं की जाती। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रत्येक प्राणी संकेत या ध्वनियों का सहारा लेता है। पशु पक्षी विभिन्न संकेतों तथा ध्वनियों द्वारा अपने विचार आदान प्रदान करते हैं। तो मानव ने ध्वनि प्रतीकों की एक व्यवस्था बना ली है। ध्वनि प्रतीकों की इस व्यवस्था को ही भाषा कहते हैं। इस प्रकार भाषा ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने विचारों, भावों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। बोलचाल की भाषा ही मूल भाषा होती है। भाषा के रूप मनुष्य अपने भाव या विचार दो रूपों में प्रकट करता है, बोलकर या लिखकर। इस प्रकार भाषा के दो रूप हुए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा भाषा के मौखिक रूप का अर्थ है बोलकर कहा गया, अर्थात सुनने वाले को वक्ता अपनी बात बोलकर प्रकट करता है। बातचीत, भाषण, वाद विवाद आदि भाषा के मौखिक रूप होते हैं। दैनिक जीवन में हम मौखिक भाषा का ही अधिक प्रयोग करते हैं। लिखित भाषा जब लिखकर मन के भावों तथा विचारों को प्रकट किया जाता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भाषा को स्थायी बनाने के लिए उसका लिखित रूप प्रयोग किया जाता है। लेख, निबंध, कहानी, प्रार्थना पत्र आदि भाषा के लिखित रूप के उदाहरण हैं। मातृभाषा मातृभाषा वह भाषा है जो बालक सबसे पहले अपनी माँ व परिवार से सीखता है। जैसे हिंदी भाषी परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा हिंदी होती है। राष्ट्रभाषा वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में हिंदी का प्रयोग लगभग 70% निवासियों द्वारा किसी न किसी रूप में किया जाता है, किंतु हिंदी को राष्ट्रभाषा की आधिकारिक मान्यता प्राप्त नहीं है। राजभाषा सरकारी कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह राजभाषा कही जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। बोली सीमित क्षेत्र में प्रयोग में लाया जाने वाला भाषा का अनविकसित रूप बोली कहलाता है। एक राज्य में अनेक बोलियां प्रचलित हो सकती हैं। बोली में साहित्य की रचना प्राय नहीं होती। अवधी, ब्रज, खड़ी बोली आदि बोलियों में साहित्य की रचना हुई थी, परंतु आगे चलकर केवल खड़ी बोली ही भाषा का रूप ले पाई। लिपि जब मनुष्य ने भाषा का विकास करना आरंभ किया तब उसे ध्वनियों को निश्चित रूप देने की आवश्यकता अनुभव हुई। तब उसने ध्वनियों को चिन्हों के रूप देने आरंभ किए जो लिपि कहलाए। इस प्रकार भाषा की उच्चारित ध्वनियों को विशिष्ट चिन्ह देकर लिखने को लिपि कहा जाता है। आइए कुछ भाषाओं एवं उनकी लिपियों को जानें। हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, गुजराती देवनागरी, उर्दू, फारसी, बंगाली, बांग्ला, पंजाबी गुरमुखी, अंग्रेजी रोमन, फ्रेंच रोमन, जर्मन रोमन। अब बात करते हैं व्याकरण की। प्राय बच्चे इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। भाई मेरा आएगी, वह खाकर चला गया खाना। परंतु ये भाषा का शुद्ध रूप नहीं है। शुद्ध वाक्य इस प्रकार कहेंगे, मेरा भाई आएगा, वो खाना खाकर चला गया। अतः शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना आदि सीखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं, अर्थात व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण के विभाग भाषा की मूल इकाई वाक्य होता है, क्योंकि हम वाक्य द्वारा ही विचारों का आदान प्रदान करते हैं।
वाक्य मात्र एक शब्द का भी हो सकता है तथा अनेक शब्दों का भी। वाक्य शब्दों या पदों से बनते हैं और शब्द या पद वर्णों से बनते हैं। इसलिए व्याकरण के मूलतः 3 विभाग होते हैं। वर्ण विचार, इसमें विभिन्न वर्णों के बारे में विचार किया जाता है। शब्द या पद विचार, इसमें तरह तरह के शब्दों या पदों की रचना के विषय में जो है विचार किया जाता है। वाक्य विचार, इसमें विविध प्रकार के वाक्यों और उनके घटकों के बारे में विचार किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।